दोस्तों, अगर आप इस टाइम पे इंडिया में हो और अगर कनाडा आने का सोच रहे हो तो बिल्कुल आने की ज़रूरत नहीं है। कुछ आपने वीडियोस ऐसी देखी होगी, उसकी दूसरी तरफ कुछ वीडियो ऐसी देखी होगी जहाँ पे आपको दोनों हाथ खोल के बोला जा रहा होगा कि भाई कनाडा में इस टाइम पे आ जाओ, कोई टेंशन नहीं, कोई लोड नहीं है। आज की वीडियो में दोस्तों बस यही बात करते हैं कि 2024 में या फिर 2025 में आने वाले साल में आपको कनाडा में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों, कनाडा में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ये एक ऐसी बात है जिसमें पूरी जिंदगी विवाद होता रहेगा और पूरी जिंदगी इसमें ब्लॉग्स बनते रहेंगे, पूरी जिंदगी लोग पूछते ही रहेंगे क्वेश्चन। और जब मैं भी इंडिया में था तो मेरे दिमाग में भी यही था कि भाई मैं कनाडा जाऊँ कि नहीं जाऊँ, कनाडा जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो अब इसमें जिस तरीके से अपने हाथ की 5 उंगली सेम नहीं होती, उसी तरीके से हर मुंह से एक अलग ही बात निकलती है। कोई कनाडा को इतना ही अच्छा बोलता है और कोई कनाडा को उतना ही गंदा बोलता है। कोई कंपेयर करता है कि उस टाइम पे कनाडा ऐसा था, आज के टाइम पे कनाडा अच्छा नहीं है। तो इस टाइम में हम सोचते हैं कि ठीक है, अगर 10 साल पहले कनाडा अच्छा था, 10 साल पहले कनाडा आना चाहिए था, तो अब मेरी एज तो अब हुई है कनाडा आने की, तो क्या मैं मर जाऊँ, मैं नहीं आऊँ कनाडा। और फिर कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं, पुराने टाइम में ज्यादा प्रॉब्लम थी, अभी के टाइम में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे नहीं पता कि 10 साल पहले कैसे रूल्स थे पीआर के, लेकिन आज के टाइम में जो कनाडा के जो पीआर के रूल्स है, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद कोई स्टूडेंट वीजा में आए, विजिटर वीजा में आए, वर्क परमिट पे आए, कोई कैसा भी वीजा लेकर आए, सबका लास्ट में एंड गोल तो यही होता है कि भाई हमको कनाडा में पक्का होना है। सबसे पहले बात पीआर की करते हैं, तो इस टाइम पे जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, पीआर के रूल्स है कनाडा के अंदर वो बहुत ज्यादा चेंज हो चुके हैं। जब मैं आया था 3 साल पहले तब रूल्स बहुत ही ईजी थे। उस टाइम पे टीआर टू पीआर भी लोगों को मिल रहा था या फिर कम सीआर स्कोर में पीआर मिल रहा था। लेकिन आज के टाइम पे अगर आपको कनाडा में पीआर लेना है देन वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो चुका है। और इस ब्लॉग में मैं पीआर का ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, क्योंकि उसके लिए ऑलरेडी मैंने एक पीआर की सीरीज चालू कर रखी है। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर इधर या फिर इधर एक आई बटन आएगा, वहां पे आप क्लिक कर सकते हो, या फिर मेरी प्रोफाइल में जाके वहाँ प्लेलिस्ट में भी क्लिक कर सकते हो। उसमें मैं आपको आज के टाइम में रियल टाइम में कौन से ऐसे तरीके हैं जिसमें आप लीगली पीआर हो सकते हो, कम सीआर स्कोर में, या फिर बहुत इजीली पीआर हो सकते हो, वो सारी की सारी डिस्कशन कर रहा हूँ। तो अगर आप इस टाइम पे कनाडा में हो तो आप वो देख सकते हो, और अगर आप कनाडा आने का सोच रहे हो तो भी आप वो देख सकते हो, ताकि आपकी थोड़ी बहुत नॉलेज बढ़ जाए। क्योंकि उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा कोर्स करके कनाडा में आना चाहिए, कैसी चीजें कनाडा में आके करनी चाहिए, कैसी जॉब कनाडा में आके करनी चाहिए, जिसकी वजह से आप जल्द से जल्द कनाडा में पीआर हो सकते हो। तो मेरे हिसाब से अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आपको कनाडा में आके पक्का होना है, ठीक है, पीआर लेना ही है, तो फिर कनाडा आने से पहले थोड़ा बहुत सोचना, किसी और कंट्री में जहाँ पे इजीली पीआर मिल रहा हो उस कंट्री को दिमाग में रखना, क्योंकि इस टाइम पे जो पीआर के रूल्स है बहुत ज्यादा चेंज हो चुके हैं। और अगर आपको ये पक्का ही है, जैसे मेरा पक्का ही है कि कनाडा में आए हैं तो पीआर लेना ही है, देन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि बहुत सारे, अगर स्टूडेंट वीजा में आ रहे हो तो बहुत सारे कोर्स ऐसे हैं, हेल्थ में, ट्रेड में, स्पेसिफिक कैटेगरीज में, वो कोर्स अगर आप करते हो तो उसमें आपको जो स्किल्स मिलेगी उस स्किल्स के बेस पे आपको इजीली जो प्रायोरिटी सेक्टर होता है, जिसमें आज जॉब भी है कनाडा में बहुत सारी भर भर के, और जिस सेक्टर में गवर्नमेंट पीआर भी दे रही भर भर के, उस सेक्टर में आप इजीली नौकरी भी कर सकते हो, पीआर भी हो सकते हो, पढ़ाई भी कर सकते हो। तो अगर पीआर एकदम एंड गोल है ना, तो जो अपना कोर्स है वो इस तरीके से ही डिजाइन करवा के आना इंडिया से कि जिसमें आपको स्किल्स भी मिले, जो स्पेसिफिक कैटेगरी वाली जो ये लोग जॉब आज इन डिमांड में चल रही है वो जॉब भी कर सको, और फिर उसमें इवेंचुअली कनाडा में पक्के भी हो सको, पीआर भी ले सको। तो दोस्तों, आज का जो कनाडा है वो बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। तो बात ऐसी है ना कि जब मैं यहाँ पे आया था तो उस टाइम पे मैंने ऐसा सुना था, क्योंकि उस टाइम में भी गाड़ियों के प्राइस ज्यादा थे, क्योंकि मैं कोविड में आया था। तो जैसे कि आज ये पुरानी वाली गाड़ी है, ठीक है, तो उस टाइम पे जो पुरानी गाड़ियां थी वो सब मिल जाती थी $7,000, $8,000, $10,000। लेकिन जो आज का टाइम है, जो गाड़ी 8,000, $10,000 की मिलती थी उस टाइम पे, वो गाड़ी आज 17,000, $18,000 की मिल रही है, वही पुरानी गाड़ी, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो इन्फ्लेशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है कनाडा में कि मतलब आप मत पूछो। दूध का प्राइस हो, खाने पीने की ग्रोसरी का प्राइस हो, आटे का, दाल का, चावल का, किसी चीज का प्राइस हो, गाड़ी का प्राइस हो, टीम की कॉफी का प्राइस हो, तो महंगाई यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, पहले जैसी नहीं है। लेकिन महंगाई कहाँ नहीं बढ़ी है, ठीक है, इसको आप काउंटर कर सकते हो इस तरीके से। इंडिया में भी जो अमूल गोल्ड की थैली 24-25 की आती थी, वो हर साल 1-2 रुपए बढ़ी जाती है, ठीक है। इसी तरीके से महंगाई पूरी दुनिया में बढ़ रही है, पूरे देश में बढ़ रही है, इसलिए महंगाई से इतना टेंशन लेने की बात नहीं है। और एट द सेम टाइम जो लोग आपको बोलते हैं कि 10 साल पहले जो कनाडा था, जितना सस्ता कनाडा था उतना सस्ता आज कनाडा नहीं है, तो उसमें आपको पॉजिटिव ये सोचना चाहिए कि 10 साल पहले जो मिनिमम वेज था वो था $6, $6.5, $7। आज के टाइम में जो ऑन्टेरियो का मिनिमम वेज है वो है करीबन $16.5। और इसी साल अक्टूबर में गवर्नमेंट बात कर रही है कि $16.5 से इसको बढ़ा के मिनिमम वेज को 17.20 कर दिया जाए। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो साथ में मिनिमम वेज भी बढ़ रही है। सबसे बेकार चीज लगती है वो ये होती है कि जो हमारा रेंट का जो यहाँ पे प्राइस है ना, बहुत ज्यादा है। क्योंकि मेरे को गाड़ी वाड़ी से कोई लेना देना नहीं है, कपड़े से कोई लेना देना नहीं है। मेरे को भाई घर में जाऊँ तो शांति चाहिए, और शांति तब मिलती है जब पूरे के पूरे घर में आप रह रहे हो। लेकिन कनाडा में पूरे घर में, यानी कि पूरा का पूरा फ्लैट, पूरा का पूरा टेनामेंट आप खुद से नहीं ले सकते हो रेंट पे। कुछ कोई ना कोई बंदे तो आपको घर में रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि पूरा जो घर है वो बहुत ज्यादा महंगा आता है। लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम ये है कि चलो पूरा घर अगर हम नहीं ले सकते रेंट पे खुद से, लेकिन एटलीस्ट प्राइवेट रूम तो ले सके। तो कनाडा में इस टाइम पे अगर आपको प्राइवेट रूम भी रेंट पे लेना है ना,
तो $700 $800 इतना प्राइवेट रूम का कॉस्ट है। और अगर आपको शेयरिंग में रहना है तो 550 500 600 उतना शेयरिंग का कॉस्ट है। तो आज के टाइम में जो यहाँ पे जो रेंट के प्राइसेस है ना वो बहुत ज़्यादा बूम कर चुके हैं, स्पाइक कर चुके हैं, जिसकी वजह से इस साल अगर आपने सुना होगा स्टार्टिंग में कैनेडियन गवर्नमेंट ने जो जीआईसी थी उसको डबल कर दिया। पहले 10,000 थी, अब 20,000 कर दी है। पहले जीआईसी हर महीने आपके अकाउंट में कुछ $670 आती थी। तो अभी तो ऐसा सीन है कि भाई $670 अगर पुरानी वाली जीआईसी अगर अभी होती तो 670 में तो आप अपना एक प्राइवेट रूम भी नहीं ले सकते। और जीआईसी बेसिकली एक इमरजेंसी फंड होता है कि चलो भाई बच्चे के लिविंग एक्सपेंस के लिए अगर उसको उसके पास जॉब नहीं है तो वो जीआईसी को यूज कर सकता है, उससे वो ग्रोसरी ला सकता है, लाइट बिल भर सकता है, टेलीफोन बिल भर सकता है, अपना रेंट भर सकता है। लेकिन 670 में तो एक रेंट भी नहीं भरा जा रहा है। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने ये जो जीआईसी थी 10 की 20,000 कर दी। तो ये जो 650 आते थे उसकी जगह बच्चों को 1200 1300 आएंगे, ताकि लिविंग एक्सपेंस है वो निकले। तो जो जीआईसी डबल हुई है उससे आप ये समझ सकते हो कि एक तरीके से खर्चे डबल हो चुके हैं। जो पहले गवर्नमेंट को लगता था कि जो यहाँ का जो लिविंग एक्सपेंस है एक स्टूडेंट का वो जनरली 600 700 में निकल जाता था, लेकिन आज के केस में 1200 1300 गवर्नमेंट के नजरियों से अगर हम चले तो गवर्नमेंट का ये मानना है कि अभी 1200 1300 तो मंथली फिक्स्ड एक्सपेंस है एक स्टूडेंट का। लेकिन गवर्नमेंट के फिक्स एक्सपेंस को ऐसा मत समझो कि वो एक्चुअल में उतना ही है, सबका खर्चा अलग होता है। लेकिन हाँ, मैं इन जनरल अगर आपको बोलूँ तो अगर मान लीजिए अगर आप यहाँ पे प्राइवेट रूम लेते हो ना तो आपको 700 to 800 देना पड़ेगा। तो स्टूडेंट वीज़ा में कोई प्राइवेट रूम में रहता नहीं है। शेयरिंग में रहते हैं तो शेयरिंग का चलो 500 550 में गिन के चलता हूँ। फ़ोन का जो प्लान है बिल्कुल सिंपल सा लोगे तो $40 $50 के आजू बाजू में आपको फ़ोन का एक अच्छा प्लान मिल जाएगा, जिसमें अच्छा खासा ठीक ठाक डेटा मिल जाएगा। तो नेट भी यूज़ कर सकते हो, अनलिमिटेड कनाडा वाइड कॉलिंग तो होती ही है। उसके अलावा अब जो ग्रोसरी का खर्चा होता है दोस्तों वो भी सबका अलग अलग होता है, लेकिन 150 से 250 के बीच में आपकी ग्रोसरी हो सकती है। अब इसमें इतना गैप मैंने इसलिए रखा है क्योंकि जो बच्चे कम खाते हैं, घर का खाते हैं, उनका 150 180 के अंदर निपट जाता है। जो बाहर का खाते हैं, जिनको अच्छा अच्छा खाना चाहिए, पनीर भी चाहिए, ठीक है, उन लोगों का जो ग्रोसरी का खर्चा है, रोज के रोज फल फ्रूट्स चाहिए तो उनका ग्रोसरी का खर्चा 200 से 250 हो सकता है। अब जो बस का पास है, अगर मैं ऑन्टेरियो की बात करूं तो यहाँ पे प्रेस्टो का जो पास है वो अराउंड $130 to $150 एवरी मंथ आपको पड़ता है। तो मतलब जो फिक्स खर्चा है ना वो 1000-1200 तो आप मान के चलो कि आपका स्टूडेंट वीजा में यहाँ पे होने वाला है, जो बहुत ज्यादा है। मेरे टाइम में इतना नहीं था और मेरे टाइम से मैं बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि जो मेरा टाइम था वो था मॉन्ट्रियल में। तो मॉन्ट्रियल में जो प्राइवेट रूम में आपको यहाँ बोट बता रहा हूँ ना 700-800 है, वहाँ आज भी वो प्राइवेट रूम 500 का मिलता है। और जो शेयरिंग रूम मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑन्टेरियो में जो 500 का मिलता है, वहाँ पे आज भी शेयरिंग रूम 350-400 इतने में मिलता है। ठीक है, मेरा तो 220 का शेयरिंग था, 340 का प्राइवेट रूम था जब मैं कनाडा में 3 साल पहले आया था मॉन्ट्रियल में। तो खर्चे तो ये हो गए। अब इसके सामने अगर आपकी मैं स्टूडेंट वीजा की इनकम गिनूँ, जिसमें अगर आप 20 आवर्स काम करते हो हर हफ्ते, ठीक है, तो आप आफ्टर टैक्स करीबन $1100-1200 कमा सकते हो एवरी मंथ, अगर आपको मैं मिनिमम वेज सैलरी के हिसाब से चलूँ तो। और जनरली स्टूडेंट वीज़ा में हमको ये गिनना भी नहीं चाहिए कि हमारी सैलरी $25 प्रति घंटे की होगी। मिनिमम वेज सैलरी ही मिलती है आपको। कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी में काम नहीं मिलने वाला है स्टूडेंट वीज़ा में। एक आधे % ऐसे बच्चे होते हैं जिनको मिलता है, लेकिन मिनिमम वेज सैलरी मान के चलो। तो ये तो बात तय है कि जब आप यहाँ पे आओगे तो स्टूडेंट वीज़ा में जब आप पार्ट टाइम जॉब करोगे 20 घंटे, और उसके बाद जब अपने लिविंग एक्सपेंस निकालोगे तो बहुत छोटी सी सेविंग होगी आपकी। अगर वो भी आपको बहुत बचाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, बस में जाना पड़ेगा, गाड़ी में आप नहीं घूम सकते, बार टीम की कॉफी नहीं पी सकते, घर पे चाय बनानी पड़ेगी, तो बचत करोगे तो शायद कुछ $200-300 हर महीने आप बचा सको। लेकिन जो मेन सेविंग करनी होती है स्टूडेंट वीजा में वो तब होती है जब आपको 4 महीने का जो पूरा वैकेशन मिलता है, स्केड्यूल ब्रेक मिलता है पूरे साल में। क्योंकि यहाँ पे जो 12 महीने का कोर्स होता है वो 8 महीने में खत्म हो जाता है। तो आपको 2 महीना हर एक सेमेस्टर में गैप मिलता है, छुट्टियां मिलती है, तो साल की हो गई 4 महीना। तो ये 4 महीने में जनरली स्टूडेंट लोग दबा के काम करते हैं, दबा के सेविंग्स करते हैं, और फिर उसमें से जो पैसे बचते हैं उससे फिर वो लोग नेक्स्ट ईयर की फर्स्ट सेमेस्टर की फीस भरते हैं। पूरे नेक्स्ट ईयर की नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि पूरे नेक्स्ट ईयर की फीस 15,000 16,000 कैनेडियन डॉलर होती है। तो उसका जो एक सेमेस्टर आपको भरना होता है, इंडिया से तो पूरा भर के आते हो मुझे पता है, तो यहाँ पे एक सेमेस्टर की भरनी पड़ती है आने के बाद। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर की इंडिया से भरोगे, अब थर्ड और फिर फोर्थ सेमेस्टर की यहाँ कमा के यहाँ से बच्चे भरते हैं। तो थर्ड फोर्थ सेमेस्टर की एक साथ नहीं भरनी होती, पहले बच्चा थर्ड सेमेस्टर की भरता है। तो उसमें जो आपको 4 महीने मिलते हैं प्लस जो पूरे साल जो पार्ट टाइम जॉब करके थोड़ा बहुत पैसा बचाया होता है वो आप यूज करते हो अपनी थर्ड सेमेस्टर की फीस भरने के लिए। तो मतलब कुल मिला के बात यह है कि अगर आप इंडिया से फीस नहीं मंगाने वाले तो यहाँ पे आपका फाइनेंशियली मापो माप काम का चलने वाला है, हैंड टू माउथ काम चलने वाला है। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपये वाला सीन पूरा हो जाएगा। पैसे जितने होंगे उतने बचाने पड़ेंगे। अपनी जो भी मौज शौक है, इच्छाएं हैं, उसको मार के दबा के चलना पड़ेगा, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन होगा। बहुत लोग उस फ्रस्ट्रेशन में गालियां देते हैं कनाडा को कि कनाडा में नहीं आना चाहिए, कनाडा में नहीं आना चाहिए। उसका रीजन ही ये है कि बिल्कुल ही मतलब आपको हैंड टू माउथ चलना पड़ेगा।
और तब जाके इतनी मेहनत करने के बाद कहीं जाके आपकी सेकंड ईयर की फीस आप खुद से निकाल सकते हो। और ये एक बहुत बड़ा फ्रस्ट्रेशन होता है बच्चों का, इस वजह से बहुत लोग कंटाल जाते हैं कि साला नहीं जाना कनाडा में। इससे अच्छी तो हमारी लाइफ इंडिया में थी, घर पे बैठे रहते थे, मम्मी पापा खाना वाना खिलाते थे, टीवी देखते देखते खाना खाते थे। अब यहाँ पे खाना खरीदने के लिए पैसा नहीं है, खाना खाने के लिए टाइम नहीं है, नेक्स्ट ईयर की फीस भरने के लिए जीआईसी सेव नहीं हो रही है। तो ये सारे के सारे जो प्रॉब्लम्स है फिर स्टूडेंट्स को फेस करने पड़ते हैं। इस वजह से बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं जाना चाहिए कनाडा में। ये रीजन है। सबसे इतनी ज्यादा मेहनत नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद एकदम रोबोटिक लाइफस्टाइल हो जाएगी। इंडिया में बिल्कुल एकदम मजे करे होते हैं, कोई टेंशन नहीं होती। अब यहाँ पे पैसे भी खुद कमाने हैं, असाइनमेंट भी करना है, जॉब ढूंढनी भी है, जॉब पे जाना भी है, वहाँ पे आवर्स नहीं मिलेंगे तो फाइटिंग करनी है मैनेजर से कि भाई मुझे आवर्स दो। उसके बाद फिर खाना खुद बनाना है, खाना टेस्टी नहीं बनेगा, फिर दिमाग खराब होगा, बाहर खाना खा नहीं सकते क्योंकि जेब में पैसा नहीं है। जेब में जो पैसा होगा उसको जमा करके रखना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर की फीस भरनी है। और नेक्स्ट ईयर की फीस के लिए अगर पैसे जमा नहीं हुए तो फिर एक अलग सरदर्द कि अब इंडिया से फिर से पैसे मंगाने पड़ेंगे। ऑलरेडी इंडिया से 12 लाख रुपए आप जीआईसी भरते हो, फर्स्ट ईयर की फीस कुछ 10-12 लाख भरते हो, तो मतलब और फिर फ्लाइट का खर्चा, कपड़ों का खर्चा, तो 25 लाख जितना तो बजट हो ही जाता है आपका। फिर और पैसे अगर इंडिया से मंगाने का पड़े तो फिर ना आपके लिए अच्छा है ना इंडिया में आपके माँ बाप के लिए अच्छा है। और इसमें भी सोने पे सुहागा, अगर आपको यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब डे 1 से ना मिले, बहुत बच्चों को तो मैंने ऐसा सुना है 4-4, 5-5, 6-6 महीने तक जॉब नहीं मिलती है, तो फिर उस केस में तो आपका जो पूरा का पूरा जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो हिल जाता है, डगमगा जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से लोग कनाडा को पसंद नहीं करते कि इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी स्ट्रगल करने के बाद साला हम फीस नहीं भर सकते। और चलो अगर कुछ भी करके फीस भर दी तो जब वर्क परमिट का टाइम आता है तो फिर फील्ड वाली जॉब नहीं मिलती, क्योंकि ढंग से पढ़ाई नहीं करी होती है फीस निकालने के चक्कर में। और फिर उसके बाद अगर कभी नौकरी वाली जॉब मिल जाती है तो फिर हमारे सीआरए स्कोर, जो हमारे पीआर के पॉइंट्स है वो नहीं होते, क्योंकि गवर्नमेंट ने पीआर के पॉइंट बढ़ा रखे हैं। तो इसीलिए बच्चे फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे आता है वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो दोस्तों कुल मिला के बात ये है कि लास्ट में फिर से मैं आपको इसी टॉपिक पे लेके आता हूँ और इस वीडियो को खत्म करता हूँ कि कनाडा आपको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ये आप पे डिपेंड करता है। अब मैंने मेरी फीस भी खुद निकाली थी, मैंने यहाँ पे गाड़ी भी ली थी, सब कुछ किया था, सब कुछ सेटिंग खुद से ही की थी, यहीं से सारे के सारे पैसे कमा के की थी। और इंडिया में इवन मैंने पैसे वापस से मेरे घर पे लौटाए भी थे, ठीक है। अब मेरे केस में तो मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है कनाडा में। प्रॉब्लम हुई नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने स्ट्रगलिंग सीनरी उसको फेस नहीं किया, मैंने भी स्ट्रगल किया। मैंने बियर फैक्ट्री में लेबर शिफ्ट किया, जनरल लोडिंग अनलोडिंग का काम किया, ठीक है। कैशियर, ग्रोसरी स्टोर में क्लर्क था, कैशियर था, पिज़्ज़ा हट की डिलीवरी करी, यानी सारे छोटे बड़े काम मैंने भी करे थे। लेकिन मेरे को वो कभी भी फ्रस्ट्रेशन नहीं लगा, स्ट्रगल नहीं लगा, ठीक है। मतलब ये सब तो करना ही पड़ता है, अगर आपको नीचे से ऊपर जाना है तो ये सारी की सारी चीज़ें करनी ही पड़ेगी। और दूसरा कि मान लीजिए अगर आप ये नहीं करते हो तो अगर आपके पास प्लान बी कोई है, ठीक है, तो फिर सही है। प्लान बी है तो फिर आप स्ट्रगल नहीं करोगे। इंडिया में करोड़ों रुपए आपके पापा के पास पड़े हैं तो आप स्ट्रगल नहीं करोगे, लेकिन मेरे केस में मुझे करना था, ठीक है। अब चाहे रो के करो चाहे हंस के करो, तो मैंने हंस के किया और हंसते हंसते मेरे सारे के सारे जो गोल्स थे वो फुलफिल हो गए, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं आपको भी यही बोलूंगा कि ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स टेम्पररी होती है, माइंडसेट आपका अच्छा रखो परमानेंटली। और हर साल कुछ ना कुछ नई प्रॉब्लम आएगी। जब मैं आया था तो कोविड एक प्रॉब्लम थी, उस टाइम पे जॉब मिलती थी लेकिन जॉब करने में डर लगता था, क्योंकि कोविड हो जाएगा, मर जाएंगे, जान का रिस्क। आज के टाइम में जॉब मिलने में दिक्कत आ रही है, आने वाले टाइम में कोई और दिक्कत आएगी। तो दिक्कत तो हर बार आने ही वाली है, लाइफ बिल्कुल भी इजी कभी नहीं होने वाली है। तो लास्ट में आप ही को डिसाइड करना है, क्योंकि आपकी लाइफ है। आप इंडिया से कनाडा आओगे तो ये सब पैसों का इन्वेस्टमेंट करके आओगे, तो ये सब पैसे कैसे आपको रिकवर करने हैं वो आप ही को सोचना है। और अगर ये पैसे आप गलती से रिकवर नहीं कर पाए, कोई स्कैम हो गया, धोखा हो गया, या फिर आप पैसे नहीं कमा पाए, पार्ट टाइम जॉब अगर आपको नहीं मिली, तो प्लान बी आपके पास क्या है, ये सारा लॉस आप बियर कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, वो सारी की सारी प्लानिंग अगर करके आओगे आप, देन आप ही को अच्छा रहेगा, आप ही के लिए फायदा रहेगा। बाकी बच्चे यहाँ पे आते हैं, बहुत बच्चे यहाँ पे 10 साल से, 20 साल से, 25 साल से आ रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे आके करोड़पति बन गए, कुछ लोग यहाँ पे आके रोडपति बन गए। इट डिपेंड्स ऑन द बच्चा, ठीक है। जिस तरीके से स्कूल में जब पढ़ाई करवाते हैं ना, तो सब बच्चों को सेम बुक मिलती है, लेकिन कोई वो बुक पढ़ के पास होता है, कोई अव्वल नंबर लाता है, कोई वो बुक पढ़ के फेल होता है। इसलिए कनाडा में आपको एक भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं मिलेगा कि भाई 100 बच्चे आए थे, 100 के 100 रोड पे है, या 100 बच्चे आए थे, 100 के 100 यहाँ पे करोड़पति है। वही सेम चीज जो सक्सेस और फेलियर का रहता है ना, गैप परसेंटेज वाइज, वो जो इंडिया में वही यहाँ रहता है, ठीक है। इधर भी लोग सक्सेसफुल बनते हैं, इधर भी लोग बर्बाद होते हैं, डिपेंड करता है आप पे। इसलिए यहाँ आने से पहले सारी की सारी प्लानिंग करके आना। और मैं तो फिर भी बोलता हूँ, आना है तो आ जाओ, यही उम्र है रिस्क लेने की, यही उम्र है कुछ नई चीज़ों का एक्सप्लोर करने की। अगर कुछ गलत हो गया तो आपके पास जिंदगी है अभी, फिर से कुछ उसको अच्छा कर सकते हो। पर ऐसा तो किसी के साथ इतना कोई गलत हुआ नहीं है कनाडा में आने के बाद, सालों से लोग आ रहे हैं और आगे भी लोग आएंगे। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको आना है कि नहीं आना है। बाकी आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए प्लीज उसको कमेंट डाउन कर दीजिए। इस टाइम पे व्लॉगिंग मूड ऑन है, इस महीने बहुत ज्यादा वीडियो बनाने का मैंने सोचा है और बहुत ज्यादा वीडियो बनाऊंगा, कमेंट कर दीजिए। एंड बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, बहुत जबरदस्त गर्मी हो चुकी है इस टाइम पे कनाडा में।